फ्रेंड नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे अपहोल्स्टर ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस अपहोल्स्टर ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कहीं से आप अप्रेंटिस कर रहे हैं इस ट्रेड से रिलेटेड, तो ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इंटरव्यू देने में। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का जो सेशन है, हमारा जो सीरीज़ का लास्ट पार्ट है वो थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट या इस ट्रेड से रिलेटेड आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पर्टिकुलर फोल्डर अपहोल्स्टर या अपहोल्स्ट्री के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्ट्रोंगेस्ट वुड वर्किंग जॉइंट। सबसे मजबूत काष्ठ कला संयुक्त जॉइंट है वो कौन सा है। तो जो स्ट्रोंगेस्ट वुड जॉइंट है वो है हमारा मोर्टाइज और टेनन जॉइंट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट वुड वर्किंग जॉइंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूमिनियम मेटल सीट्स। एल्यूमिनियम धातु की सीट की जो विशेष लक्षण है वो क्या होते हैं, या जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल जो गुण है एल्यूमिनियम मेटल सीट्स के वो क्या होते हैं। कि जो एल्यूमिनियम की जो मेटल सीट होती है वो लाइट इन वेट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी एरोप्लेन वगैरह है वो सब एल्यूमिनियम धातु के ही बने होते हैं, क्योंकि वो वजन में हल्की होती है। तो लाइट इन वेट होती है और रेजिस्टेंस टू द रस्ट, उस पर मतलब एक तरीके से जंग लगने की जो संभावना होती है वो कम होती है, तो जंग का प्रतिरोध करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, बोथ लाइट वेट एंड रेजिस्टेंस टू द रस्ट। हल्का वजन और जंग के प्रतिरोध दोनों। तो साथियों, आप जब भी सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो वीडियो को पॉज कर पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना और सभी ऑप्शनों का आप रीड आउट करना। कई बार आपको कन्फ्यूजन रहेगा, ये भी सही है ये भी सही है, बाकी मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। इससे क्या है कि आपके डाउट भी क्लियर होंगे। अगर मैं सभी ऑप्शनों को पढ़कर बताऊँ समझाऊँगा तो उससे लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो काफ़ी बोरिंग लगती है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता रहा हूँ। बाकी जस्ट ये जो क्वेश्चन है आपके जस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपने ट्रेड थ्योरी को पहले ही बुक से पढ़ लिया है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हैंड टूल इज़ यूज बाय द सीट मेटल वर्कर्स टू सपोर्ट द मेटल ऑन विच दे वर्क। जिस धातु पर वे काम करते हैं उसका समर्थन करने के लिए सीट मेटल वर्कर्स द्वारा किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। तो ये करते हैं, हमारा जो हैंड टूल है वो है स्टैक या फिर खुट्टी। तो स्टैक इज़ ए हैंड टूल विच इज़ यूज बाय द सीट मेटल वर्कर टू सपोर्ट द मेटल ऑन विच दे वर्क। मतलब जो भी एक ऐसा एक हैंड टूल है, जैसे कोई मेटल है जिसके ऊपर हमें कार्य करना है, तो उसको हम एक तरीके से खुट्टी के ऊपर टाक देते हैं सपोर्ट के लिए, ताकि हम उस पर जो नंबर और कोई भी हमें ऑपरेशन करनी है तो हम सीट मेटल के ऊपर कर पाएँ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। Next question is, the pipe ducts and the containers made of sheet metal can be fully described by A। तो सीट धातु के बने पाइप, नलिका और कंटेनर को पूरी तरह से किसके द्वारा फुल्ली डिस्क्राइब किया जा सकता है या वर्णित किया जा सकता है। तो ये होता है हमारा पेपर पैटर्न। तो पाइप डक्ट एंड द कंटेनर मेड ऑफ मेटल सीट कैन बी फुल्ली डिस्क्राइब बाय ए पेपर पैटर्न। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच द एजेस ऑफ द सीट आर बेंड एट 90 डिग्री फॉर इम्प्रूविंग देयर स्टिफनेस। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें सीट के किनारों को उनकी कठोरता में सुधार के लिए 90 डिग्री तक झुकाया जाता है। तो ये इसको बोलते हैं फ्लेंजिंग। तो फ्लेंजिंग इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच द एज ऑफ द सीट मेटल आर बेंड टू द 90 डिग्री फॉर इम्प्रूविंग देयर स्टिफनेस। तो फ्लेंजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो धातु या जो सीट मेटल होती है
उसमें सीट को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ा जाता है ताकि उसकी स्टिफनेस को हम बढ़ा सके। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिविट्स आर क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ जॉइंट। रिविट्स को किस प्रकार के जोड़ों में वर्गीकृत किया जाता है। तो रिविट आर क्लासिफाइड एज ए परमानेंट जॉइंट। जो रिविट जॉइंट होते हैं वो एक तरीके के परमानेंट जॉइंट होते हैं या स्थायी जोड़ होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिफिशियल लेदर which is a substitute of leather in upholstery, clothing and footwear is also called। कृत्रिम चमड़ा जो अपहोल्स्ट्री कपड़ों, जूते चप्पलों के चमड़ों का एक विकल्प होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक लेदर। आर्टिफिशियल लेदर या सिंथेटिक लेदर होते हैं वो एक तरीके से मैन मेड लेदर है, उनको कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल लेदर विच इज़ ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लेदर इन अपहोल्स्ट्री, क्लोथिंग एंड द फुटवेयर इज कॉल्ड द सिंथेटिक लेदर। जिसके द्वारा जो जूते हैं, कपड़े हैं या अपहोल्स्ट्री जो सीट वगैरह बनाई जाती है तो मटेरियल यूज़ करते हैं एज ए लेदर, वो होता है सिंथेटिक लेदर या फिर कृत्रिम लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैलेट यूज इन द अपहोल्स्ट्री इंडस्ट्री इज यूजुअली मेड ऑफ विच मटेरियल। अपहोल्स्ट्री उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाला मैलेट आमतौर पर किस धातु का बना होता है। तो मैलेट होता क्या है, एक तरीके का हथौड़ा ही होता है। जैसे नॉर्मल जो हथौड़े होते हैं उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है और आगे का जो हिस्सा होता है वो लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है। लेकिन मैलेट एक ऐसा हथौड़ा या ऐसा हैमर है जो पूरा ही लकड़ी का बना होता है। ये लकड़ी का भी बना हो सकता है और रबड़ का भी बना हो सकता है। तो मेटल या एक तरीके से जो मैलेट है यूज इन द अपहोल्स्ट्री इंडस्ट्री इज यूजुअली मेड ऑफ वुड एंड रबड़। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। एक तरीके से मेटल जैसे मैलेट होता है, मैं सॉरी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, जो मैलेट होता है वो तो बिल्कुल लकड़ी का बना होता है, लेकिन जो मैलेट हम अपहोल्स्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं वो मेटल का बना होता है। अगर वैसे मैलेट की बात करता हूँ मैं, मैलेट एक वो हथौड़ा होता है जो पूरा ही लकड़ी का बना होता है। और ये पूछ रहा है कि मैलेट मतलब एक हैमर ही पूछ रहा है जो अपहोल्स्ट्री इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हो हम, तो वो हमेशा मेटल का बना होता है। तो आपने देखा होगा कि उसका एक सीरीज़ का हम जैसे कील वगैरह को स्ट्राइक करने के काम में आते हैं, दूसरा हिस्सा उसका मैग्नेटिक होता है जो भी आसपास टक्स या नेल्स वगैरह पड़ी हुई हो तो उनको इकट्ठा करने के काम में आता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। कन्फ्यूज नहीं होना, मैलेट एक ऐसा हैमर होता है जो पूरा ही लकड़ी का बना होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मैलेट कंफ्यूज कर रहा है या तो हैमर देना था इसको। तो एक तरीके से मैलेट जो हम यूज़ करते हैं अपहोल्स्ट्री इंडस्ट्री में वो किसका बना होता है, वो बना होता है मेटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कार्डबोर्ड यूजुअली इज फाउंड एट द बैक ऑफ नोटपैड। आमतौर पर नोटपैड के पीछे किस प्रकार का कार्डबोर्ड पाया जाता है। तो जो कार्डबोर्ड यूजुअली पाया जाता है जो भी हमारी नोटपैड होती है उसकी बैक साइड में, वो किसका होता है, वो होता है पेपर बोर्ड या कागज़ का एक बोर्ड होता है। जैसा कि आपने आजकल तो जो कार्डबोर्ड है बहुत ही कम थिकनेस के आने लग गए। जो पुराने टाइम में जो कॉपियाँ आती थी, नोटपैड आती थी, उनकी जो आउटर पोर्शन होता था, बैक साइड का जो पोर्शन होता था वो थोड़ा मोटा होता था, उसी को हम बोलते हैं पेपर बोर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू मेक द प्रिसीजियस शेप इन अपहोल्स्ट्री एट ए पर्टिकुलर एंगल। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग विशेष कोण पर अपहोल्स्ट्री में सटीक आकार बनाने के लिए किया जाता है। तो ये होता है हमारा हैंड टूल, एंगर या एक तरीके से एंगल रूलर। तो एंगल रूलर इज ए टूल विच इज़ यूज टू मेक द प्रिसाइज शेप्स इन अपहोल्स्ट्री एट ए पर्टिकुलर एंगल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रूज आर यूज फॉर ज्वाइनिंग द कार्डबोर्ड पीसीज। निम्नलिखित में से किस स्क्रू का उपयोग कार्डबोर्ड के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये होता है हमारा मैकडू स्क्रस। तो मैकडू स्क्रस क्या होता है, दे कम्स इन 2 लेंथ, ये 2 लेंथ में पाए जाते हैं, शॉर्ट लेंथ एंड लॉन्ग लेंथ। तो शॉर्ट लेंथ में क्या होता है कि इन द शॉर्ट लेंथ 1 वर्क ग्रेट फॉर 2 और 3 लेयर ऑफ द कार्डबोर्ड। तो शॉर्ट में क्या होता है कि जो भी कार्डबोर्ड की जो लेयर होती है 2 से 3 लेयर में प्रेजेंट होती है।
इन द लॉन्ग वन हैंडल ओवर मोर पर्टिकुलर द थिकनेस। लॉन्ग में क्या होता है कि 3 से ज़्यादा उसकी लेयर पाई जाती है। एक तरीके से जो थिकनेस होती है वो 5 लेयर कह सकते हैं या इससे भी हैवी लेयर होती है। तो ये होता है मेक डू स्क्रस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट पर्पस ऑलवेज आर यूज इन द लेदर पैटर्न लेइंग। एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, जैसे चमड़े के जो पैटर्न बिछाने के लिए उद्देश्य से किए गए सुतारी का उपयोग किया जाता है। तो आवल्स क्या होता है, एक सुआ होता है। जैसे हमारी जो नीडल्स होती है वो स्मॉलर साइज़ की होती है, उसकी थिकनेस कम होती है और उसका जो थोड़ा सा बड़ा रूप होता है या जो बड़ी नीडल कह सकते हैं हम, थोड़ी मोटी भी होती है और लंबी भी होती है, उसको बोलते हैं आवल्स या फिर सुआ। तो ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये की जाती है फॉर द मार्किंग द लेदर एंड फॉर क्रिएटिंग द स्मॉल होल्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा जो भी हम स्टिचेस करते हैं, जो भी सिलाई की जाती है, एक तरीके से इस सुतारी के थ्रू या जो भी सुआ है या आवल्स है इसके द्वारा। तो बोथ फॉर मार्किंग द लेदर एंड फॉर क्रिएटिंग द स्मॉल होल्स, चमड़े को चिन्हित करना और छोटे छेद बनाने, दोनों के लिए उपयोग में ली जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फैब्रिक सिमिलर टू वेलवेट एंड एक्सीलेंट चॉइस फॉर होम यूजेज। मखमल के समान कपड़ा और जो घरेलू उपयोग के लिए उत्कृष्ट विकल्प है, उस कपड़े का नाम क्या है। तो ये जो कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, ये होता है हमारा सैनिल फैब्रिक। तो सैनिल फैब्रिक इज़ द नेम ऑफ द फैब्रिक विच इज़ सिमिलर टू द वेलवेट। ये मखमल का जो कपड़ा होता है उसी के समान होता है जो ये कपड़ा है, सैनिल फैब्रिक। एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर द होम यूजेज, तो घर के चॉइस के लिए बहुत ही उत्कृष्ट होता है यह विकल्प। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ द क्लैम्प इज सी क्लैम्प यूज इन द अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री में जो सी क्लैम्प यूज की जाती है उसका जो मेन पर्पज है वो क्या है। ये एक तरीके से किस काम के लिए ली जाती है, वो ली जाती है टेम्परेरी क्लैम्प्स के लिए। जो अस्थायी किसी चीज़ को पकड़ना हो, क्लैम्प करना हो, तो हम सी क्लैम्प यूज़ करते हैं अपहोल्स्ट्री के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ऐड द प्रॉपर्टीज टू द फैब्रिक विच आर नॉट अज्यूम बाय द टेक्सटाइल फैब्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कपड़ों में विशेषताओं को जोड़ने के लिए लागू की जाती है जो कपड़ा वस्त्र उद्योग द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो ये जो टेक्निक होती है ये होती बोथ कोटिंग एंड द लेमिनेटिंग। तो दो तरह की जो टेक्निक है, एक होती कोटिंग और एक लेमिनेटिंग टेक्निक, आर अप्लाइड टू ऐड द पर्टिकुलर या प्रॉपर्टीज टू ऐड दैट वी आर नॉट अज्यूम इन द टेक्सटाइल फैब्रिक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेमिनेशन इज यूजुअली अप्लाई टू विच साइड ऑफ फैब्रिक। लेमिनेशन आमतौर पर कपड़ों में किस तरफ लगाई जाती है। तो ये लगाई जाती है टू द बैक साइड ऑफ द फैब्रिक। तो लेमिनेशन इज यूजुअली अप्लाइड टू द बैक साइड ऑफ द फैब्रिक, कपड़ों के पीछे की तरफ लगाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ मैनी स्टिचेस आर यूज टू स्यू द ईच स्प्रिंग टू वेबिंग ड्यूरिंग द अपहोल्स्टरिंग या अपहोल्स्टर के दौरान जो बद्दी के लिए प्रत्येक स्प्रिंग की सिलाई करने के लिए कितने टाँके लगाए जाते हैं। तो इसमें लगाए जाते हैं 2 टाँके। तो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मतलब 3 टाँके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एन ऑर्डिनरी स्विंग मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर स्विंग बाय द अपहोल्स्ट्री फैब्रिक। जो अपहोल्स्ट्री कपड़ों की सिलाई के लिए साधारण सिलाई मशीन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो हम घरों में जो सिलाई मशीन यूज करते हैं उसकी जो निडल होती है बहुत ही पतली होती है और एक मतलब बिल्कुल जो हल्का कपड़ा होता है उसकी हम स्टिचेस कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो हम एक अपहोल्स्ट्री में हम क्या कि सीटों को बनाते हैं, सीटों का जो मटेरियल होता है उसकी जो थिकनेस होती है एक तरीके से मोटी होती है। अगर हम नॉर्मल मशीन के ऊपर जो अपहोल्स्ट्री का वर्क करेंगे तो सुई टूटने का खतरा बना रहेगा। तो इसलिए एक स्पेशल पर्पस मशीन है वो यूज की जाती है। तो ऐसी मशीन
जो चमड़े को सील सके या चमड़े की स्टिचिंग कर सके या किसी और मटेरियल की स्टिचेस कर सके, क्योंकि अपहोल्स्ट्री में ज़्यादा लेदर की जो सीटें हैं वो जनरेट की जाती है। तो हम स्पेशल पर्पज़ जो मशीन है जो ये वर्क कर सके, जो लेदर की स्टिचेस कर सके, उसका यूज कर सकते हैं। तो द ऑर्डिनरी मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर स्विंगिंग ऑफ द अपहोल्स्ट्री फैब्रिक ड्यू टू द स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। उसको कुछ विशेष उपकरण कोई आवश्यकता होगी, जैसे मैंने आपको बताया एक तरीके से जो उसकी जो सुई है, निडल है, वो मोटी होनी चाहिए, मतलब एक मोटी थिकनेस को वो स्टिचेस कर सके। जो नॉर्मल जो साधारण जो हमारी स्विंग मशीन होती है वो केवल जो स्मॉल अमाउंट के जो थिकनेस के जो फैब्रिक होते हैं, कपड़े होते हैं, उन्हीं की स्टिचेस करने के काम में आती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच पार्ट ऑफ निडल डिटरमाइन इट्स साइज टू बी यूज इन इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन। सुई का कौन सा भाग औद्योगिक सिलाई मशीन में उपयोग किए जाने के लिए इसका आकार निर्धारित करता है? तो ये करती है हमारी ब्लेड का साइज। तो द ब्लेड इज ए पार्ट ऑफ द निडल विच डिटरमाइन इट्स साइज दैट इज टू बी यूज इन द इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली रेयर फॉर्म ऑफ वुड। निम्नलिखित में से कौन सी अत्यंत दुर्लभ लकड़ी है? तो जो एक्सट्रीमली रेयरली, बहुत ही मतलब कम पाई जाती हो कोई ऐसी लकड़ी, तो वो होती है अबोनी या आबनूस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ मैनी ऑटोमोबाइल ट्रिम्स आर देयर। ऑटोमोबाइल ट्रिम्स है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑटोमोबाइल जो ट्रिम्स है वो होते हैं 10 प्रकार के। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच अमंग द गिवन अपहोल्स्ट्री ट्रिम्स डू वी यूज द फॉलोइंग कंपोनेंट। निम्न में से किस असबाब के ट्रिम नीचे दिए गए अंक का प्रयोग करते हैं? तो ये जो एक तरीके से जो ट्रिम दिया हुआ है जो अपहोल्स्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, तो ये जो जनरली यूज करते हैं, ये करते हैं हम पाइपिंग ट्रिम के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग द बेड्स एंड द सोफाज। बिस्तर और सोफे के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो बेड और सोफ़ा के जो निर्माण के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो होती है हमारी पोम पोम फ्रिंज ट्रिम एंड रिक रैक ट्रिम एंड टुस्लेल ट्रिम। तो ये सभी ट्रिम का हम ये इस्तेमाल करते हैं बेड बनाना हो चाहे सोफ़ा बनाना हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू सिक्योर द अपहोल्स्ट्री ऑन द फ्रेम। असबाब को ढांचे में सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो हम एक तरीके से जो टाका होता है या टैक्स होता है इज़ मेनली यूज टू सिक्योर द अपहोल्स्ट्री ऑन द फ्रेम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अपहोल्स्ट्री। असबाब या निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो अपहोल्स्ट्री में किस चीज़ का हम उपयोग नहीं करते हैं तो वो होता हमारा पाइप रिंच या एक रिंच। तो हैमर का भी उपयोग करते हैं, प्लायर का जैसे किसी नेल्स को या निकालना हो तो निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं कोई भी पेच को कसना हो, लेकिन जो पाइप रिंच है उसका इस्तेमाल अपहोल्स्ट्री के अंदर नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, पाना या रिंच या पाइप रिंच भी इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नेवर मेड फ्रॉम द फैब्रिक्स। निम्नलिखित में से क्या कपड़ों से नहीं बनाया जाता? तो जो कपड़ों से नहीं बनाया जाता वो बनाया जाता है डाइनिंग टेबल। सोफ़े को बना सकते हैं, बेड को बना सकते हैं, लेकिन जो डाइनिंग टेबल है, जो खाने की जो मेज होती है, उसको फैब्रिक के द्वारा, कपड़ों के द्वारा नहीं बनाया जाता। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक इज मेड फ्रॉम द कैटरपिलर। निम्नलिखित में से कैटरपिलर में क्या पाया जाता है? जो कैटरपिलर में पाया जाता है वो पाया जाता है सैनिल। सो जो सैनिल फैब्रिक इज मेड फ्रॉम द कैटरपिलर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग फाइबर इज मेड यूजिंग द पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस। निम्नलिखित में से कौन से धागे को पेट्रोकेमिकल पदार्थ से बनाया जाता है?
तो पेट्रोकेमिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके द्वारा जो फाइबर है ये बनाया जाता है तो वो होता है हमारा पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर फाइबर इज़ मेड यूजिंग द पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग का एक उदाहरण दीजिए। तो प्लास्टिक वेल्डिंग जो होती है हमारी वो होती है फोर्ज वेल्डिंग। तो फोर्ज वेल्डिंग इज ए प्लास्टिक वेल्डिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ रिक्वायर फॉर द अपहोल्स्टरर। जो गद्दी बनाने वाला होता है या अपहोल्स्टरर के लिए क्या आवश्यक होता है। तो अपहोल्स्टर के लिए आवश्यक होता है किसी मान लें कोई भी एक तरीके से सोफ़ा बना रहा है या बेड बना रहा है तो उसके बेड के अंदर या सोफ़े के अंदर क्या है कि स्प्रिंग डाली जाती है टू इम्पैक्ट द लोड एंड द सस्पेंशन। लोड के लिए वेबिंग की जाती है और फैब्रिक और द लेदर कपड़ा और चमड़ा लगाया जाता है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है अपहोल्स्टर को कोई भी आइटम बनाने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ एन ऑटोमोबाइल अपहोल्स्टरर। ऑटोमोबाइल अपहोल्स्टरर क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल अपहोल्स्टरर होता है ट्रिमर, कोच ट्रिमर एंड द मोटर ट्रिमर। दीज ऑल आर ऑटोमोबाइल अपहोल्स्टर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोफ़ा कंस्ट्रक्शन इज। सोफ़ा निर्माण का जो पहला चरण होता है वो क्या होता है। तो जैसे ही हम सोफ़ा को एक बनाते हैं तो सबसे पहले उसका फ्रेम है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो फ्रेम का निर्माण करना ही पहला स्टेप होता है किसी भी अगर सोफ़े को हमें बनाना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ट्विन इज नीड फॉर द अपहोल्स्ट्री। या अपहोल्स्ट्रिंग में जो गद्दी लगाने वाला होता है उसके लिए किस टिन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको जो ज़रूरत पड़ती है वो करती है फ्लैक्स मैट्रेस ट्विन एंड द इटैलिक फ्लक्स ट्विन्स। इन दोनों की उसको आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल फैब्रिक फॉर यूज ऑन आउटडोर फर्नीचर। आउटडोर फर्नीचर पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त कपड़े की पहचान करें। तो जो मोस्ट सूटेबल फैब्रिक होता है आउटडोर फर्नीचर के लिए वो होता है हमारा पॉलिस्टर फैब्रिक, पॉलिस्टर फाइबर या फिर फिलामेंट फाइबर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट पॉलिस्टर फाइबर या फिलामेंट यार्न is most suitable fabric that are used in the outdoor furnitures. Next question is the which finishing technique is more appropriate on the fabric to be used on the seat in the movie theater. मूवी थिएटर में सीटों का इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की कौन सी परिष्कृत तकनीक है वो सबसे उपयोगी होती है। तो ये होती है सोयल रेजिस्टेंस एंड द फायर रिटार्डेंट। मिट्टी प्रतिरोधा और अग्नि प्रतिरोधी या एक तरीके से सोयल रेजिस्टेंस या फायर रेजिस्टेंस। मान लो जो थिएटर है या मॉल है जहाँ पे मूवी दिखाई जाती है वहाँ पे जो सीटों का निर्माण किया जाता है वो होता है एक तरीके से सोयल रेजिस्टेंस होता है। वो एक तो मिट्टी उसके ऊपर नहीं लगती है, आराम से अगर लग भी जाती है तो आराम से सफाई हो जाती है। फायर हार्डेंट होता है किसी कारणवश मूवी थिएटर में कोई आग लग जाती है तो सीटों पर आग लगने का जो कारण है वो एक तरीके से नहीं लग पाती है क्योंकि वो एक तरीके से फायर रेजिस्टेंस होती है या फायर रिटार्डेंट होती है। तो उन पर आग लगने का जो खतरा होता है वो कम होता है, इसलिए जो मूवी थिएटर की जो सीटें हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेडिंग वेरिएशन इज जनरली कॉज्ड बाय। रंग में भिन्नता आमतौर पर होती है। तो रंग में भिन्नता कब आएगी जब मान लो दो तरह के कपड़ों को हम आपस में जोड़ते मिलते जुलते कलर हो लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंतर हो तो वो कहलाता है हमारा शेडिंग वेरिएशन। तो शेडिंग वेरिएशन इज जनरली कॉज्ड बाय द अनइक्वल फैब्रिक स्ट्रेचिंग। कपड़ों के असमान खिंचाव के कारण रंग में भिन्नता आती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉरिजेंटल लाइंस आर जनरली कॉज्ड बाय। क्षैतिज रेखाएं आमतौर पर होती है। तो हॉरिजेंटल लाइन आर जनरली कॉज्ड बाय द इरेगुलर थ्रेड टेंशन। धागे के अनियमित टेंशन के कारण क्षैतिज रेखाएं आमतौर पर कारण बनती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रॉप स्टिचेज आर टिपिकली कोज बाई। ड्रॉप स्टिचेज आमतौर पर होते हैं, तो ड्रॉप स्टिचेज आर टिपिकली कोज बाई द इनकरेक्ट सेटअप ऑफ द यार्न कैरियर्स स्क्लब एंड नोट्स एंड यार्न ओवर फीडिंग और अंडर फीडिंग। तो ये सारे ही मुख्य कारण होते हैं ड्रॉप स्टिचिंग के। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रीडिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रीडिंग प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो जो ब्रीडिंग प्रोसेस या उस प्रक्रिया का जो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो कहलाता है हमारा हिंज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रिवेटिंग प्रोसेस रिविट्स आर हीटेड बिफोर अप्लाइंग द मैकेनिकल फोर्स। किस रिवेटिंग प्रक्रिया में यांत्रिक बल को लागू करने से पहले रिवेट को गर्म किया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है हॉट रिवेटिंग। तो हॉट रिवेटिंग प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच द रिवेट आर हीटेड बिफोर अप्लाइंग ऑन द मैकेनिकल फोर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीयू लेदर इज एन आर्टिफिशियल लेदर विच इज कोटेड विद। पीयू चमड़ा एक कृत्रिम चमड़ा है जिसे किसके द्वारा लेपित किया जाता है। तो पीयू स्टैंड फॉर पॉलीयूरेथेन। तो पीयू लेदर इज एन आर्टिफिशियल लेदर विच इज कोटेड विद पॉलीयूरेथेन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो पीयू इज एन आर्टिफिशियल लेदर है मेड ऑफ द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग द फर्नीचर और द शूज। अगर 100% पीयू लेदर इज कम्प्लीटली आर्टिफिशियल देन इट इज कंसिडर्ड एज ए वैगन। तो पीयू इज एन आर्टिफिशियल लेदर है जो कि बना होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का, जिसका इस्तेमाल हम कोई भी फर्नीचर आइटम या जूतों को बनाने के लिए करते हैं। अगर एक ऐसा पीयू लेदर है जो 100% कम्प्लीटली आर्टिफिशियल है तो उसको हम कहते हैं वैगन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोरुगेटेड कार्डबोर्ड इज यूजुअली मेड ऑफ हाउ मैनी लेयर ऑफ द कार्डबोर्ड। नालीदार या कार्गरेटेड कार्डबोर्ड है, आमतौर पर जो कार्डबोर्ड है वो कितनी लेयरों में बना होता है। तो कोरुगेटेड कार्डबोर्ड होता है वो जनरली 3 लेयर के अंदर बना होता है, या 3 तरह के जो कार्डबोर्ड है वो यूज किए होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट शुड बी द पाइलिंग रेट फॉर अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स। अपहोल्स्ट्री कपड़ों के लिए पाइलिंग रेट है वो क्या होना चाहिए। तो अपहोल्स्ट्रिंग रेट के लिए जो एक तरीके से कह सकता हूँ फैब्रिक के लिए जो रेटिंग, जब पाइलिंग रेटिंग दी जाती है वो 4 से 5 होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो जो पाइलिंग रेट क्या होता है कि पाइलिंग रेट आर टिपिकली मेजर्ड यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सच एज द रैंडम टुम्बल pillar test. These tests stimulate the wear and tear that the fabric undergo during a regular use and the result are evaluate and assign a rating, एक तरीके से पाइलिंग रेटिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ 1 to 5। इसमें क्या होता है कि मान लो एक कपड़ा है, मान लो इस तरफ से मैं खींच रहा हूँ, इस तरफ से मैं खींच रहा हूँ, तो वो मतलब एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कि वो ब्रेकेज हो कितनी देर में हो और कहाँ से ब्रेकेज हो। एक तरीके से मान लो जो हाल का कपड़ा होगा वो जल्दी यहाँ से फट जाएगा अगर हम दोनों तरफ से साइड से खींच रहे हैं। तो इस तरीके से उसको रेटिंग दी जाती है कि कौन सा कपड़ा है, मान लो एकदम ही टूट जाए, एक कुछ ऐसा होगा थोड़े समय बाद टूटे, फिर एकदम ऐसा होगा कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसकी क्लास में उसको डिवाइड किया जाता है। तो क्लास जो 5 होती है वो होती है मतलब नो पाइलिंग, और एक तरीके से जो क्लास 4 होती है उसमें मतलब थोड़ी बहुत या स्लाइटली पाइलिंग रेट होता है उसका। अगर क्लास 3 है तो उसमें मॉडरेट पाइलिंग होती है, क्लास 2 है तो उसमें लार्ज पाइलिंग होती है, क्लास 1 है तो वेरी लार्ज पाइलिंग रेट होता है। तो इस तरीके से उसकी रेंज दी जाती है 1 to 5। तो 1 होगा तो वेरी लार्ज पाइलिंग और 5th में होगा नो पाइलिंग। 1 मीन्स वेरी लार्ज पाइलिंग, 2nd क्लास मीन्स लार्ज पाइलिंग, 3rd क्लास मीन्स मॉडरेट पाइलिंग, 4th क्लास मीन्स स्लाइटली पाइलिंग एंड क्लास 5th मीन्स नो पाइलिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द रेटिंग इन कलर फास्टनेस टेस्ट टू प्रिस्पिरेशन फॉर द अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स। अपहोल्स्ट्री कपड़ों में
पसीने के लिए जो पक्का रंग टेस्ट की जो रेटिंग है वो क्या होनी चाहिए। तो इसमें भी जो रेटिंग दी जाती है वो दी जाती है 4 से 5। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज यूज इन द पिकलिंग प्रोसेस टू लोअर डाउन द पीएच वैल्यू ऑफ द स्किन। चमड़े की जो पिकलिंग प्रक्रिया में खाल और छिलके के पीएच मूल्य को कम करने के लिए किस अम्ल या किस एसिड का हम उपयोग करते हैं। तो ये एसिड होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इज जनरली यूज इन द पिकलिंग प्रोसेस टू लोअर डाउन द पीएच वैल्यू ऑफ द हाइड्स एंड द स्किन्स। तो जब भी हमें पीएच वैल्यू को अगर डाउन करना हो तो हम फॉर्मिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पीएच का जो मतलब होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल इज यूज टू डिस्ट्रॉय द हेयर ऑन हाइड्स एंड द स्किन्स। खाल और छिलकों के बालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो द केमिकल मेनली यूज टू डिस्ट्रॉय द हेयर और द हाइड्स ऑन द स्किन दैट इज द सोडियम सल्फाइड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ ट्विन इज यूज टू टाई द स्प्रिंग फॉर अपहोल्स्टरिंग ऑफ सोफाज एंड द कोच। जो सोफ़ा सेट और काउच के अपहोल्स्टर के लिए जो स्प्रिंग को बांधने के लिए किस प्रकार की सूतली का उपयोग किया जाता है। तो ये करते हैं हम हैवी वेट स्ट्रॉन्ग एंड द स्मूथ। भारी वजन हो, मजबूत और चिकनी हो। तो जो स्प्रिंग के द्वारा जो टाइंग की जाती है अपहोल्स्टरिंग के अंदर जब भी हम सोफ़ा का निर्माण करते हैं तो इस तरह की जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है या सूती का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द साइज ऑफ निडल फॉर स्विंग द लाइट वेट फैब्रिक। हल्के वजन वाले कपड़ों की सिलाई के लिए सुई का आकार है वो क्या होना चाहिए। तो जब भी हम किसी हल्के कपड़े की जब सिलाई करते हैं तो जो निडल का जो साइज होता है वो हमें होना चाहिए हमारा 60। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।